तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। तो जीके जो होता है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई आपके पेपर में और सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आज है वीडियो नंबर 26 और इस वीडियो में देखेंगे 27 फरवरी 2024 के पूछे गए सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो कि आपके पेपर में पूछा गया है। तो इससे पहले हम लोग 25 सेट्स कर चुके हैं भाई। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल के ऊपर, आपको मौजूद मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है भैया, हेल्पफुल तो है। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मालूम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार के पेपर में। ठीक, तो पीवाईक्यू के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है मेरे भाई। और साथ में मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो ना। प्रश्न पूछा गया, खाली स्थान ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था। तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था भाई। फिल्म जो देवदास आया था उसमें एक प्रसिद्ध गीत है काहे छेड़ मोहे, और बाजीराव मस्तानी जो फिल्म आई थी उसमें मोहे रंग दो लाल का कोरियोग्राफर कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। चलिए बताइए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे भाई? किस नृत्य से बिरजू महाराज का संबंध है? पढ़े हो ना भाई, प्यार से बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, केलुचरण महापात्रा का बता दो, उदय शंकर छोड़ो, रुक्मणी देवी अरुंडेल का बता दो। ये सब नृत्य से संबंधित है, तो कौन कौन और किस किस नृत्य से जुड़े हैं आपको कमेंट बॉक्स में एकदम बढ़िया से सजाना है। पहला ही प्रश्न पे मिल गया आपको काम, तो कमेंट बॉक्स में छापते रहिए आप। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो क्रिकेट खेलती है। बढ़िया, अगले प्रश्न पे। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक होते हैं मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का पहचान कीजिए। पहला कथन दिया गया भाई देनदारियों के बारे में, किसी भी फर्म के लिए देनदारियां उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया है। बिल्कुल ये सही लिखा गया भाई। ठीक है, दूसरा है एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियां वह जमा राशि होता है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। बिल्कुल सही है भाई, दोनों के दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा देनदारियों के बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? भैया क्या पूछ रहा है? क्रिकेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। मिताली राज पूछ भी किया, सबसे फेमस महिला में सबसे फेमस है बुमराह अभी क्रिकेट में, उनसे पूछ लिया गया। यानी कि ये जो शिफ्ट था बिल्कुल बिल्कुल इजी शिफ्ट था भाई, बिल्कुल इजी शिफ्ट है। इजी शिफ्ट इसलिए लग रहा है कि आपको सारा प्रश्न के आंसर पता है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए जाना जाता है? तो गुजरात। बहुत ही आसान सवाल। चलो बताओ, बिहार का नृत्य बताओ। आसान है तो इसको थोड़ा अच्छा कर लिया जाए। बिहार का नृत्य कमेंट बॉक्स में, केरल का नृत्य, उड़ीसा का नृत्य बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना है? तो केवल और केवल कमेंट बॉक्स में, फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं बताना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, भारत की संविधान सभा का चुनाव में हुआ था। तो भारत का संविधान सभा का चुनाव जुलाई का महीना था, 1946 की बात है ये जब हुआ था। तो भारत की संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन, कार्य, उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर होने वाला। ठीक है, तो भारतीय पंचवर्षीय योजना में 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भोजन, कार्य, उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, साथ में उत्पादकता को भी बढ़ाना देना था 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अगला प्रश्न पूछा गया, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीत लिया? तो ए आर रहमान हो जाएंगे। एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीतने वाले भारतीय हो जाएंगे ए आर रहमान। अगला प्रश्न पूछा गया, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। भैया 1919 में आया था ना, बिना कोई शिकायत का भी गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाने दिया जाता था। ठीक है, 1919 में। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था भाई, याद रखना है। ठीक है, इसी में रहता जनरल डायर, तो बहुत सारे बच्चे जनरल डायर की तरफ भाग जाते, लेकिन नहीं भाई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। 1919 में भारत के वायसराय था। अगला प्रश्न देखो, भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कैसे निर्धारित की जाती है गरीबी रेखा को भारत में? तो आय और उपभोग के स्तर को देखा जाता है और जिसके तहत
भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है? किस पर डिपेंड करता है? आय और उपभोग का स्तर पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? रंगकेर उत्सव कौन सा जनजाति मनाता है? तो करबी जनजाति के द्वारा रंगकेर उत्सव मनाया जाता है। आपको याद है यह प्रश्न? बताओ कमेंट बॉक्स में यस सर याद है। नहीं याद है तो बोलो नहीं नहीं याद था, आज याद हो गया। ठीक है, तो रंगकेर जनजाति का उत्सव कौन है? तो करबी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? तो 99% इस इतिहास को कवर कर जाती है भैया। ये तीनों के तीनों समय अवधि आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 61,199 आपका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो जोइता गुप्ता। रिपीट हो गया भाई प्रश्न, देखो करंट अफेयर्स का भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जोइता गुप्ता स्पिनोजा पुरस्कार जीत ली 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख पाया जाता है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 159 जो है, इसमें राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाएगा सिंपली, राज्यपाल द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो आर्टिकल 159 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला कथन बोला गया, यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। ये भी बिल्कुल के बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अगला कथन बोला गया, इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों के दोनों क्या थे? सही थे। 18 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र वॉइस बॉक्स द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र का दूसरा नाम क्या है? इसको दूसरा नाम हो जाएगा भैया कंठ हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, वाक यंत्र का दूसरा नाम कंठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। 26 अगस्त 2021 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2011 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। अगला प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इस शिफ्ट का, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है बिहार की अभी वर्तमान में 2011 के अनुसार साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है, इसको सुधार करना बहुत ही जरूरी है। तो 20 प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को क्या करेंगे? प्यारा से एक लाइक का बटन दबाएंगे, चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ में जो जो प्रश्न पूछा गया कमेंट बॉक्स में आंसर अपने आप करते रहना है बैठ के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।